नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं फोरम फॉर इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी फिन्स के इंदौर चैप्टर के प्रमुख कर्नल मनोज बर्मन। आपका स्वागत है कर्नल हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। कर्नल, ये आपने जो एजेंसी जिस संगठन में आप कार्य कर रहे हैं, इसके क्या मकसद है? इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था 2003 के आसपास। ये लगभग वो समय था जब देश के विभिन्न स्थानों पे बम ब्लास्ट या इसी तरह के अन्य गतिविधियां हो रही थी। लोग बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे थे। तो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, आईपीएस, आईएएस, जो उनको समाज के बारे में चिंता रहती है, ऐसे लोगों ने बैठ के एक चिंतन किया और उसमें से निकला कि देश की बाह्य सीमाएं की सुरक्षा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी पर छोड़ी जा सकती है। बीएसएफ और सीआरपीएफ के हाथ पे नक्सल इशूज को छोड़ा जा सकता है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा जो दिन प्रतिदिन हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है, कौन बाहर से आकर कुछ राष्ट्र विरोधी गतिविधि कर रहा है, जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस बारे में सजग नहीं होगा, तब तक हम इसी तरह से आतंकवाद या दूसरे असामाजिक गतिविधियों के से त्रस्त रहेंगे। और इस उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना हुई और आज करीब 10 साल हो गए हैं इस संगठन को। कर्नल, इस संगठन की जरूरत वाकई है, क्योंकि इंदौर तो आतंकियों के और असामाजिक तत्वों के निशाने पर रहता है। यहाँ सीमा के कार्यकर्ता आते हैं, गतिविधि करते हैं और इंदौर में लोगों को पता नहीं चलता। तो कैसे आपका संगठन मदद कर सकता है इसमें, या लोग मदद कर सकते हैं? संगठन तो बहुत छोटा है। मैं मध्य प्रदेश चैप्टर का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारे ऑफिशियली मेरे पास करीब से 50 लोग हैं जो पूरे मध्य प्रदेश में हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, जिनके पास हमारा सदस्यता है। लेकिन हम नियमित तौर पे स्कूलों, कॉलेजों में जाते हैं और वहाँ पर छात्रों से संवाद करते हैं, उनको बतलाते हैं किस तरह से वो अपनी सजगता से आतंकवाद के किसी भी गतिविधि को रोक सकते हैं। पड़ोस में कौन आया, कहाँ पर गतिविधि ऐसी हो रही जो संदेहात्मक है, रात को दिन को आना जाना, कुछ नए लोगों के गलत समय पे आना जाना गतिविधि, इसके प्रति अगर लोग सजग हो जाए और सिर्फ इसकी जानकारी पुलिस तक दे या किसी भी संगठन अपने माता पिता को, अगर छात्र है तो माता पिता को दे, तो काफ़ी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति कोई कार्यक्रम करे। इसे जैसे कि हमको बतलाया गया बॉम्बे में जो 26/11 हुआ उसके बाद, कि उनके जो स्लीपिंग सेल हैं, जो लोग बाहर से आए उनको रेकी करने में, उनको ठहरने में, उनको सामान उपलब्ध करवाने में लोकल लोगों की बहुत भूमिका थी। अगर हम इस सोर्स को टारगेट करें, और जो कोई पुलिस नहीं कर सकती है, कोई भी फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास अन्य जिम्मेवारियां हैं, ये समाज जन ही कर सकते हैं। तो हम उनको अवेयर करके कि आपकी भी दायित्व है, आपकी सुरक्षा में आपका भी एक दायित्व है, ये बात उनके दिमाग में डालते हैं। और मेरा विश्वास है कि जब लोग इतने एजुकेटेड हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, तो स्वतः ही लोगों को ऐसी गतिविधियों की जानकारी। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि सीमा पर सुरक्षा का काम सेनाओं का है, समुद्री सीमाओं की रक्षा हो रही है, नक्सलियों से लड़ने के लिए बीएसएफ और दूसरे संगठन है, लेकिन आपके शहर में, आपके गली मोहल्ले में अगर कोई गतिविधि संदिग्ध है तो आप खुद सतर्क होइए, पुलिस को बताइए, संबंधित एजेंसी को बताइए और निगाह रखिए कहीं कोई आतंकी या असामान्य गतिविधि तो नहीं हो रही जी। एक और चीज आप कर रहे हैं, सीमा पर आपने पिछले दिनों 10,000 युवाओं को सीमा पर लेकर गए। भारत की सीमा जो 15,106 किलोमीटर लंबी है, वहां आपने उन युवकों को दर्शन कराया कि हमारी जब शांति का वक्त है तो सीमा दिखाने का क्या लक्ष्य? 2 अलग अलग मकसद थे। देश जब आजाद हुआ तब हमारे पास लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन थी। इन 63-64 वर्षों में वो घटकर 1,87,000 वर्ग किलोमीटर घट गई। भविष्य में ऐसा न हो। एक आम व्यक्ति जिस तरह से अपने जमीन, अपने मकान, अपने खेत के बारे में सजग होता है, जब तक वही सजगता वो देश और उससे जुड़े जमीन और उसकी सेवा के बारे में नहीं रखेगा, तब तक
ऐसा नहीं संभव है कि इस देश का ऐसा ही होता रहेगा। और आज के बाद ये उद्देश्य था कि इसके बाद 1 इंच भी जमीन कहीं हम न खोएं, जो खो दिया है वो वापस आए। दूसरा था, ये वर्ष था चाइनीज आक्रमण के 50वां साल भी था, उसके साथ भी कोइंसाइड हो रहा था। तो जब भी सीमा की बात होती है, आज का नौजवान रक्तदान कैंप करके कहीं पर वंदे मातरम करके वो सोचता है कि उसके दायित्व का इति हो गया। हम उसको बतलाना चाहते थे कि आप सीमा जाइए, देखिए कि वहाँ कितनी कठिन परिस्थिति, विषम परिस्थिति में एक सैनिक देश की सुरक्षा कर रहा है, ताकि उसको आभास हो। यहाँ बैठकर ये कहना, किसी भी तरह की टिप्पणी करना वो फोर्सेस के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ ये अनुचित है। तो और दूसरी बात कि वो जाकर अपनी सीमाओं को देखे और सीमाओं के प्रति उसके मन में लगाव हो, क्योंकि आज की तारीख में इंदौर का व्यक्ति जब सीमा जाते है, यहाँ पहुंचने में, नियरेस्ट सीमा पहुंचने में भी यहाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक लग जाता है, तो उसको वो सीमा अपना नहीं लगता है। तो वो वहाँ जाए, यहाँ से वो माटी लेकर गया, यहाँ से जल लेकर गया, अपने नदी से, अपने कुएं से, अपने बावड़ी से वहाँ पर अभिषेक किया। और जो दिवंगत हुए हैं सीमाओं के सुरक्षा में, जिन लोगों ने प्राणों की आहुति दी, उनके लिए 2 मिनट का मौन रखा। ठीक 11 बजे उन्होंने एक मानव श्रृंखला बनाई। तो हम चाहते थे कि उनको जुड़ाव हो, लगाव हो, प्रतिबद्धता हो, उसको लगे कि ये सीमा अपना है, ये बहुत दूर होते हुए भी इसके प्रति अपना कर्तव्य है। भारत युवाओं का देश है, ऐसा कहा जाता है कि भारत में विश्व की सबसे बड़ी युवा फोर्स है, और है भी। इसके बावजूद हमारी सेनाओं में, तीनों सेनाओं में हजारों पद, करीब 14,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, अफसरों के पद खाली पड़े हैं। देश में इतनी बेरोजगारी है, ऐसा ये भी एक उद्देश्य था। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये भी था कि लोग जाएं और देखें कि जो आर्म फोर्सेज की लाइफ है वो कितनी एक्टिव है और वो कितनी सेटिस्फाइंग है। कैरियर सिलेक्शन में जो हमारी प्रायोरिटी में युवाओं की ये है ही नहीं। जैसा आपने कहा सही कि करोड़ों पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चे हैं जिस देश में, वहाँ पर 20 साल से 14,000 अधिकारियों के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में कमी होना ये दर्शाता है कि लोग आर्मी को अपना करियर नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है इस देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व तो किसी और पर है। तो ये इन्वॉल्वमेंट, मौत का खौफ होता है लोगों में, इस कारण सेना पे नहीं जाना। मौत का खौफ सभी को है, जो भी पैदा हो जाता है उसको डर लगता है मौत से। लेकिन मैं अक्सर बतलाता हूं और इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से भी सबको, सब युवाओं को बतलाना चाहता हूं, इंदौर शहर में प्रतिदिन जितने लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, उतने लोग 1 महीने में भी किसी भी आर्मी एक्शन में, जब युद्ध हुआ 1965 का, 1971 ऐसी घटनाएं छोड़ दें या कारगिल, तो इतने लोग नहीं मरते हैं। तो लिहाजा जो भी कैरियर के हिसाब से बहुत सेटिस्फाइंग कैरियर है और यहाँ जाना बहुत गौरव की बात है, क्योंकि लोगों को देश में, समाज में एक फौजी का एक विशेष स्थान है। लोग आज भी सम्मान से देखते हैं। हमारी विश्वसनीयता ऐसे समाज में जहां सारे ऑर्गेनाइजेशंस को करप्ट घोषित कर दिया गया, वहां पर आज भी फौज की विश्वसनीयता है। उसको देखते हुए हम ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि फौज में को करियर के रूप में अपनाने के लिए आप जरूर चिंता करें, क्योंकि ये फौज, इस देश की रक्षा का दायित्व आप पर है। सिर्फ कहीं से ब्लड डोनेशन कर देने से या कैंप लगा देने से या कुछ नारे लगा देने से देश की सुरक्षा नहीं हो सकती। आप 25 साल तक सेना में रहे, 1971 से 1996 तक 25 साल आप सेना में सीनियर कमीशन ऑफिसर रहे। कभी किसी भी दिन, किसी क्षण आपके मन में आया कि मैं कहां आ गया, इस करियर को मैंने क्यों चुना, मैं दूसरा कोई काम करता? कोई ऐसा मौका है? मैं तो ये कहूंगा कि सेना से आने के बाद भी मैंने लगभग 12 साल निरंतर, 15 साल फौज छोड़े हुए निरंतर तमाम इंदौर के प्रेस्टिजियस स्कूल्स में प्राचार्य पद पे रहा और दूसरे काम भी करता रहा। लेकिन जब भी मौका आया, मैंने ये कहने में कभी भी थोड़ा भी हिचक नहीं किया कि अगर एक बार और जन्म मिले, एक बार और कैरियर सिलेक्शन करना पड़े, आई विल ऑप्ट फॉर आर्मी, क्योंकि बहुत सेटिस्फाइंग कैरियर है। वो सुख, वो गौरव और कहीं नहीं है। किस तरह आप सेना की कैरियर को, एक फौजी के कैरियर को डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे? मैं इंदौर शहर में बहुत सारे सेमिनार कर चुका हूं, वहां 2-3 बातें बतलाता हूं, उन्हीं चीजों को दोहराऊंगा। फौज नौकरी नहीं है, इट्स
इट्स नॉट ए जॉब, इट्स ए होल पैकेज। आप सुबह उठने से लेकर शाम तक जब घर जाते हैं, पहली चीज कोई ड्यूटी आवर्स नहीं है। आमतौर से लोग इंदौर में 9-10 बजे अपना कामकाज शुरू करते हैं और रात को 11 बजे तक करते हैं। पूरा फौज 6 बजे सुबह घर से बाहर होता है। जो भी जिस उम्र का है, जिसका जैसा सुबह, कोई पीटी करता है, कोई ड्रिल करता है, कोई हॉर्स राइडिंग करता है, कोई गेम्स खेलता है, कोई योगा करता है। 8 बजे सब लोग ब्रेकफास्ट करके ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहाँ जिसका भी जो ट्रेनिंग है वगैरह करते हैं और लगभग 1:30 बजे तक पूरा आर्मी शांति काल में अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, वापस चले जाते हैं। भोजन करके आराम करके 4 बजे सब लोग गेम्स के लिए आ जाते हैं। जो भी जिस गेम का, कुछ टीम गेम्स है, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, घुड़सवारी, स्विमिंग। आज की तारीख में किसी भी कैरियर में आपको रुपए बहुत मिल सकते हैं, धन बहुत मिल सकता है, लाखों के पैकेज मिल सकते हैं, लेकिन उसको खर्च करने के लिए आपको हफ्ते में सिर्फ वीकेंड ही मिलता है। उसमें भी घर के बहुत सारे काम होते हैं। जबकि अगर आज के दृष्टि में देखा जाए तो फौज का आम दिन हाफ डे ही होता है। आपके पास हर दिन आधा दिन रहता है। उसके सिवाय आपको पढ़ने लिखने का, हर एक फौज के स्टेशन में बहुत एडवांस और वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरीज हैं। बहुत सारे हमेशा किसी फोर्सेज में ऑफिसर और जवान सबके लिए निरंतर ट्रेनिंग की प्रावधान है। तो जिसके माध्यम से उसके जो स्किल्स हैं, वो प्रोफेशनल स्किल और प्राइवेट स्किल, यहीं मऊ में भी जो कॉलेज ऑफ कम्बैट है, यहाँ पर सीनियर ऑफिसर्स के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कोर्स चलता है पर्सनल मैनेजमेंट का, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो निरंतर उसको अपॉर्चुनिटी है अलग अलग चीजें सीखने का, अलग अलग खेल, जो सिविल लाइफ में आसान नहीं है। जो बहुत राइडिंग बहुत एक्सपेंसिव गेम है, अपने गोल्फ बहुत एक्सपेंसिव है, स्विमिंग बहुत एक्सपेंसिव है। उस तरह के स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल कहीं नहीं है, साफ सफाई। तो जो मैं संदेश देना चाहता हूं कि आर्म्ड फोर्सेज को एक आम कैरियर की तरह नहीं देख के, एक नौकरी की तरह नहीं देखकर, अगर एक कैरियर ऑप्शन सोचा, एक जीवन पद्धति सोचा, लाइफ स्टाइल सोचा जाए तो शायद आसान होगा युवाओं को इस कैरियर को ऑप्ट करने में। कर्नल, आपने मिल्खा सिंह के साथ भी खेलों में भाग लिया है, कोई अनुभव बताइए। अनुभव तो नहीं, अनुभव ये है कि सन 61, 62 और 63, 60 में जब मिल्खा सिंह ओलंपिक में 4th प्लेस लेकर भारत लौटे और उसके बाद तुरंत बाद उन्होंने फौज छोड़ दिया, इसलिए कि वो चाहते थे कि उनको कमीशन्ड ऑफिसर बनाया जाए। और चूंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे और फौज में कमीशन्ड ऑफिसर होने के लिए कुछ पद्धति है, उनको जेसीओ बनाया गया, तो उन्होंने फौज छोड़ दिया। लेकिन फौज छोड़ने के बाद भी वो खेलों में एक्टिव रहे। तो मैं उस वक्त नेशनल 3 मैंने किए उन्हीं दिनों, जब मिल्खा सिंह, मक्खन सिंह, ये सब फौज के ही थे, लोग एक्टिव थे। रेलवे के जगदीश सिंह 400 ही दौड़ते थे। तो मुझे एक घटना याद आती है, जब इलाहाबाद में 1963 में नेशनल हुआ तो पहली बार एशिया की माटी पे मिल्खा सिंह हारे। उसके पहले एशिया की माटी में कभी भी वो नहीं हारे। मक्खन सिंह ने उनको हराया था और वो बहुत अजीब अनुभव था, क्योंकि ऐसा लगता था कि मिल्खा को एशिया में कोई हराने वाला नहीं था। मक्खन सिंह उस दौड़ से पहले अपने कोच से बात कर रहे थे। कोच बोल रहे थे कि अगर रिले रेस में कि अगर दोनों को बराबर से बैटन मिले तो मक्खन को क्या करना चाहिए। मक्खन भी फौज के ही थे कि क्या करना चाहिए, और मिल्खा सिंह फौज छोड़ चुके थे, तो उसको किस तरह से अपना रेस करना चाहिए। तो मुझे आज ख्याल है, उस वक्त मैं जुआ था, उसने कहा कि अगर बराबर में मिले तो कोचर साहब, कोच नहीं बोलते थे, सिख थे और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, कोचर साहब अगर बराबर में वेतन मिले तो क्या करना है। और मिल्खा सिंह पहली बार एशिया की माटी पे हारे और उसके बाद उनका डिक्लाइन हो गया। उसके बाद उन्होंने उनको पंजाब गवर्नमेंट ने खेल के में कोई नौकरी दी। तो वो एक विशेष अनुभव था मिल्खा सिंह और मक्खन सिंह के साथ। यानी मिल्खा सिंह अगर सेना में होते तो शायद वो उनका डिक्लाइन नहीं होता, कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, एक बार जो बात अभी भी एक मऊ का ही खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता,
और उसके देश वापस आने से पहले तमाम चर्चाएं न्यूज़पेपर में और तमाम चैनलों में आने लगी कि वो बहुत फौज से नाराज है और फौज छोड़ना चाहता है। एक खिलाड़ी को बनने में तमाम साल लगते हैं। उस आदमी ने स्वयं कहा है कि मैं घर से जब आया था मुझे राइफल चलाना नहीं आता था, शूटिंग नहीं आता था, आज जो कुछ भी मैं हूं उस फौज ने दिया है। जब वो तैयार खिलाड़ी हो जाता तब उसको बहुत सारे संगठन पैसे देकर लेना चाहते हैं। पैसा आज की तारीख में बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो कभी ना कभी मन में आ जाता है कि अगर मैं बाहर जाऊं, और क्योंकि वो अधिकारी बनने के लिए फौज में मतलब कोई ऐसा एक ऑनररी कमीशन है जो दिया जा सकता है, उसके भी कुछ तरीके हैं बिना सिलेक्शन प्रोसेस। मैं चूंकि चयन में रहा हूं 5 साल अलग अलग जगह, भारतीय सेना के और भारतीय नौसेना के चयन में, अधिकारियों के चयन में रहा हूं, उसका जो पद्धति है उसको वो नहीं किया जा सकता, शॉर्ट सर्किट नहीं किया जा सकता। इसलिए अधिकारी बनने के लिए वो प्रोसेस चाहिए। किसी ने भी अगर गोल्ड मेडल जीता, देश उसका सम्मान करना चाहता है, लेकिन उसको फॉरेन कमीशन देकर ऑफिसर बना देना संभव नहीं है। और ये मलाल कुछ दिलों में रहता है। अगर आपको ध्यान हो, ध्यानचंद ने जब म्यूनिक ओलंपिक में, बर्लिन ओलंपिक में 36 में गोल्ड मेडल जीता था, बहुत सारे गोल किए थे, तो उसने कहा था, एक रिकॉर्ड है जिस जो इतिहास में लिखा हुआ, उन्होंने कहा था अगर मैं जर्मन आर्मी का में से खेलता होता, उस टीम का कैप्टन होता, तो शायद हिटलर मुझे फील्ड मार्शल बना देते, लेकिन हमने उसको लाने के बाद सिर्फ मेजर का ही रैंक दिया। तो ये बाध्यताएं हैं शायद स्पोर्ट्स के प्रति इस देश की जो सजगता है, जो ऐसा नहीं कि वे खिलाड़ी स्वार्थी हो जाते हैं जो सेना में आकर सेना के तमाम सुविधाओं से खेल के अपने मुकाम तक पहुंचकर वहां पहुंचते उन्हें लगता है कि अब चूंकि उनको लेने वाली दूसरी कंपनियां, दूसरी टीम, दूसरे प्रायोजक है, तो उन्हें लगता है कि सेना में रहने की जरूरत नहीं। नहीं, ये अर्ध सत्य है। एक्चुअली एक किसी भी खिलाड़ी का जो जीवन काल है, खेल का जीवन काल है, वो बहुत अवधि बहुत लंबी नहीं होती है। और जो खेल खेलता है, जो फौज के अंदर भी जो खिलाड़ी हैं, उनको इसको और कोई बहुत सारे कोर्सेज उनसे नहीं कराए जाते, बहुत सारी चीजें हैं जो वो नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि खेल में बहुत समय देना पड़ता है। तो लिहाजा वो प्रोफेशनली उतने दूसरों से पटु कम होते हैं। तो वो अगर फौज में बने रहें तो उनको लगता है कि शायद उनके प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत का नेतृत्व कर चुके हैं, अधिकारी भी हैं, जिसमें से कई लोगों ने मेरे साथ के हैं जिन्होंने एशियन में और कॉमनवेल्थ में मेडल निकाले, उनको एडवर्स कैरियर सर्टिफिकेट देना पड़ा। राजवर्धन जी भी जो मऊ में थे पिछले ओलंपिक में, उन्होंने सिल्वर मेडल लिखा था, उनको भी एडवर्स कैरियर सर्टिफिकेट देना पड़ा। तो क्योंकि फौज में उनको कई कोर्स, कई कमांड वो नहीं कर पाते हैं, तो एक ऑफिसर होने के नाते इतना समझदार होता है कि वो शायद अपना एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है। लेकिन जो अदर रैंक्स में हैं, उनको जब बाहर से लोग बहुत बड़े धन का लोभ देते हैं, तो वो शायद निश्चय नहीं कर पाते हैं कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, या उनको पता है कि खेल की लाइफ बहुत शॉर्ट है, उसके अंदर अधिक से अधिक अगर वो कमा लें। तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई बहुत अनैतिक या कमिटमेंट की कमी है। कर्नल, इंदौर के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इंदौर नहीं, इस कार्यक्रम जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसके बारे में बातचीत, सारे युवाओं को इस माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आप जो भी कैरियर अपनाओ, जो भी पढ़ाई करो, जो जिस तरह भी पैसा कमाओ, उसका एक बात कभी भी हमारे दिमाग से न उतरे कि जब तक ये देश, ये राष्ट्र, ये सीमा सुरक्षित है, तभी तक हम सुरक्षित हैं, तभी तक हम प्रगति कर सकते हैं। इसके प्रति आपको ध्यान देना ही होगा। आप जो कुछ भी करो, आपके मन में राष्ट्र प्रेम, कोई भी जाति धर्म आपका हो सकता है, लेकिन राष्ट्र प्रेम का अगर अभाव है तो ये देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। और ये देश उन्नति नहीं कर सकता अगर ये देश सुरक्षित नहीं है, तो आप भी सुरक्षित नहीं हो। कर्नल मनोज बर्मन, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह सेना में कमीशन पाना, नौकरी करना नौकरी नहीं होता बल्कि एक पैकेज होता है, और देश की सीमा की सुरक्षा जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी देश की आंतरिक सुरक्षा भी है, जिसके लिए सभी नागरिकों को जागरूक रहना होगा। अपने आसपास, अपने चारों तरफ निगरानी रखनी होगी, अपने आप को सतर्क बनाना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल बर्मन, आप हमारे स्टूडियो पधारे। धन्यवाद। जय हिंद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।